हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इक्विवेलेंट मास, दैट इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट वेट। क्या मतलब है इक्विवेलेंट वेट का? इसका पहली बार यूज आपने कहाँ पर सीखा था? जब आपने कहीं पर नॉर्मेलिटी निकाली थी। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी के अंदर जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया होगा। तो चलिए आज बात करेंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और किस तरह से इक्विवेलेंट मास को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दैट इज इक्विवेलेंट मास। शुरू करते हैं। देखिए यू नो वेरी वेल, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये इक्विवेलेंट वही है जिनको हम ग्राम इक्विवेलेंट से देखते थे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास तो निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास हमारे पास किसके इक्वल होता था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के इक्वल होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल हमारे पास होता था। अब यहां से हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो बताइए इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या आएगा? हमारे पास इक्विवेलेंट मास, आपको यदि ध्यान हो तो वो था मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर। जब आप मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते हो तो क्या निकल कर आएगा? आपके पास इक्विवेलेंट मास निकल के आएगा, जिसके बारे में आज हमारा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, एंड इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाय हमारे पास एन फैक्टर होता है। तो क्या यहां से कोई रिलेशन बन सकता है कि किसी की वैल्यू पुट करने से कुछ निकल जाए मेरे पास? चेक करिए, इन दोनों रिलेशन से कोई रिलेशन बन सकता है हमारे पास? हो सकता है क्या कोई रिलेशन? चेक करिए यहां से। देखिए यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यदि मैं निकालू, यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यदि निकालू तो गिवन मास एज इट इज रहेगा। इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या पुट कर दूं? ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूं, दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल आ जाएंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। देखो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास किसके इक्वल होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। तो नंबर ऑफ मोल्स और इनटू में एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा। एन फैक्टर कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बन गया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करके हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस का लॉ क्या होता है, जिसके हेल्प से हम जो रिडॉक्स रिएक्शंस है या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या टाइट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो इट मींस यदि आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या होना चाहिए? एन फैक्टर। और एन फैक्टर यदि आपको पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो आपके पास इक्विवेलेंट मास। तो हेंस हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकालने का अब फॉर्मूला आ गया है यहां पर, वो ये है दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर। तो इस फॉर्मूले से आज हम क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास फॉर डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, सोल्ट के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्स के लिए, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, सबके लिए आज हम क्या निकालने वाले हैं? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें सबके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एन फैक्टर की। तो चलिए बारी बारी हर टाइप के लिए एन फैक्टर निकालते हैं और इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, और पता चलेगा आपको कि कैसे इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन किया जाएगा। क्यों डिटरमाइन करना हमें इक्विवेलेंट मास? क्योंकि आगे जाके वीडियो लेक्चर्स में, आगे टॉपिक्स में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट, तो आपको इक्विवेलेंट मास सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अलग अलग केसेस के लिए इक्विवेलेंट मास और एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। तो आपको यदि एन फैक्टर पता चल जाए तो इक्विवेलेंट मास इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए एसिड में बात करते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। तो एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है बच्चे रिप्लेसेबल H प्लस आयंस कितने हैं उसके अंदर, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस कितने हैं उसके अंदर। जैसे मैं बात करूं HCl, तो HCl कितने H प्लस देगा, यहां से ब्रेक होकर आपको एक H प्लस देगा, एक, तो इसका एन फैक्टर आ गया बच्चे 1 आ गया इसका एन फैक्टर 1। H2SO4, तो ये कितने H प्लस देगा आपको, ब्रेक होकर 2H प्लस, तो एन फैक्टर कितना आ गया, यहां पर 2 आ गया, एन फैक्टर 2। अब देखिए इनका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालो, आप HCl का इक्विवेलेंट मास निकालो। देखो इसका मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5, डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना आ गया इसका 1, तो कितना आ गया बच्चे 36.5 आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। आगे चलिए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालें। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, डिवाइड बाय इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। तो विद द हेल्प ऑफ एन फैक्टर आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। H3PO4, ये जब ब्रेक होता है तो 3H प्लस आपको देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 3, इसका मोलर मास निकाल के N3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। आगे चलते हैं H3PO3, देखने से ऐसा लग रहा है कि 3H प्लस देगा, नहीं ये 2H प्लस देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 2H प्लस देता है, इसकी स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, P डबल बॉन्ड O फॉस्फोरस, दैट इज OH, दैट इज OH, दैट इज H, चेक करिए H3 PO3 तो हमेशा वो हाइड्रोजन काउंट करी जाती हैं जो ऑक्सीजन से के साथ लगी हुई, देखो ऑक्सीजन के साथ वही निकलेंगे ना H प्लस की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये कितनी हाइड्रोजन देगा आपको 2H प्लस देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, याद रखेंगे H3PO3 का एन फैक्टर कितना होता है 2। आगे चलते हैं H3PO2 चेक आउट फॉर इट्स एन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर जो आने वाला है आपके पास आएगा 1H प्लस आपको देने वाला है, ये 1H प्लस भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाइए किस तरह से बनेगी, P डबल बॉन्ड O, दैट इज OH एंड H, चेक करना H3 है तो एक और H आ जाएगी, देखो H3 1 2 3 PO2 इनमें से एक हाइड्रोजन है वो किस पे लगी हुई, ऑक्सीजन पे, और यही रिप्लेसेबल होती है, यही H प्लस यहां से निकलेगी आपके पास। ठीक है, तो बताइए HNO3 के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक H प्लस देगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के लिए HCl आ चुका है। तो इस तरह से आप एसिड्स के लिए क्या निकाल लेंगे, एन फैक्टर, उनके मोलर मास को इस एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। गॉट इट, समझ गए हैं। चलिए बेस की कहानी समझ लेते हैं। फॉर बेस का जो एन फैक्टर होता है बच्चे हमारे पास, वो होता है OH नेगेटिव रिप्लेसेबल कितने हैं उसके अंदर, मतलब कितने OH नेगेटिव वो आपको देगा, वो क्या कहलाएगा, उसका एन फैक्टर कहलाएगा। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना है आपको, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, सिंपल एज इट इज। ठीक है, मैं बात करूं यहां पर NaOH, तो कितने OH नेगेटिव देगा आपको, ये OH नेगेटिव देगा 1, तो एन फैक्टर कितना आ गया 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास लीजिए, सोडियम का मोलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास KOH, तो कितने OH नेगेटिव देगा बच्चे आपको, ये एक OH नेगेटिव देगा, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका 1, वहां पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा हमसे। ठीक है, और आगे चलें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने OH नेगेटिव देगा आपको 2 OH नेगेटिव, इस तरह से एन फैक्टर निकल जाएगा आपके पास 2, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कितने OH नेगेटिव देगा आपको, 3 OH नेगेटिव देने वाला है, तो जितने OH नेगेटिव देगा कोई भी बेस वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास। बहुत आसान है भाई इक्विवेलेंट मास निकालना इनके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सोल्ट्स की, सोल्ट्स। ठीक है, अब सोल्ट में एन फैक्टर कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए आपके पास NaCl है,
उस सोल्ट को पहले ब्रेक कर दो आप। NaCl को ब्रेक कर दिया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब चेक करो मैग्नीट्यूड में इस पे कितना टोटल पॉजिटिव या कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना इस पे 1 पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में, टोटल नेगेटिव भी कितना है 1, दोनों इक्वल है तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। जोड़ना नहीं इसको कि सोचो 1 और 1 2 हो गया, नहीं, जितना पॉजिटिव है मैग्नीट्यूड में चार्ज या जितना नेगेटिव है मैग्नीट्यूड में चार्ज, उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा किसी का भी, दोनों में से एक का, वही एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन फैक्टर आ गया 1। तो NaCl के मोलर मास को 1 से डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। आगे बात करें, यदि मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड का एन फैक्टर, बच्चे कैल्शियम क्लोराइड सोल्ट है ना, सोल्ट, तो बोलो कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ो पहले तो। Ca2 पॉजिटिव बनाएगा, गॉट इट, प्लस में 2Cl नेगेटिव बनाएगा। तो बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, टोटल नेगेटिव भी तो कितना है 2, देखो नेगेटिव और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो इसका एन फैक्टर 2 है। जोड़ना नहीं, कहीं सोचो 2 और 2 4 हो जाएगा, नहीं जोड़ना नहीं, या तो ये ले लो या ये ले लो, मैग्नीट्यूड में लेना है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया है। ठीक, आगे चलते हैं Na2CO3। तो चलिए बच्चे ब्रेक करिए इसको, दो Na है तो 2 Na प्लस आ गया, CO3 को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो टोटल पॉजिटिव कितना है 2, टोटल नेगेटिव भी कितना है 2, तो एन फैक्टर भी कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा यहां पर एन फैक्टर। आगे चलते हैं Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा भाई, ये आप बताएं यदि पॉसिबल है तो कमेंट सेक्शन में। सोल्ट के लिए एन फैक्टर, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कितना होगा। तो चलिए एन फैक्टर अभी तक हम निकाल चुके हैं, एसिड के लिए, बेस के लिए और किसके लिए, सोल्ट के लिए। एसिड के लिए कितने H प्लस देगा वो एन फैक्टर हो जाएगा, बेस के लिए कितने OH नेगेटिव देगा वो एन फैक्टर हो जाएगा, सोल्ट के लिए कितना पॉजिटिव उस पे या टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है, उनमें से कोई एक ले लो, वही क्या हो जाएगा एन फैक्टर। और मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड आप कर दोगे तो आप क्या निकाल लेंगे वहां पर, इक्विवेलेंट मास वहां से निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी एटम या एलिमेंट की बात करें तो एन फैक्टर क्या होने वाला है बच्चे, वो चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन, आपसे पूछेंगे इसका एन फैक्टर बताओ, तो इसकी जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी जो है इसकी वैलेंसी, वही इसका एन फैक्टर है। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, 1 होती है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना क्लोरीन, तो इसका एन फैक्टर कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। सोडियम है आपके पास, सोडियम, इसका एन फैक्टर कितना माना जाएगा 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। कैल्शियम का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो यदि कोई एलिमेंट लिखा हुआ है या कोई एटम लिखा हुआ है, उसका एन फैक्टर उसकी वैलेंसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो एन फैक्टर की सिंपल सी बात है, एसिड बेस सोल्ट या सिंपल एलिमेंट या एटम्स के अंदर किस तरह से हम एन फैक्टर निकालने वाले हैं। बट क्योंकि हमारा चैप्टर रिडोक्स रिएक्शन चला हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीखना है कि एन फैक्टर क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। रिडोक्स रिएक्शंस यदि आपके पास कहीं पर आती है जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होंगे, तो वहां पर एन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा इक्विवेलेंट मास। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, रिडोक्स रिएक्शंस में किस तरह से एन फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा और इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाएगा वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने रिडोक्स रिएक्शन लिखी हुई है, तीनों की तीनों बैलेंस्ड रिडोक्स रिएक्शंस हैं। आपको एक बार बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, बैलेंसिंग हम पीछे सिखा चुके हैं कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो जो 10 क्लासेस को विजिट करें और हाउ टू बैलेंस रिडोक्स रिएक्शन वो वीडियोस आप देखें, फिर यहां पर आए। अब यहां पर ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा, यहां पर क्या है, 4 दूनी 8, 8 में से एक गया तो +7। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहां पर, +7 है। यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, +2। ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो +7 से +2 पे जा रहे हो तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। कर रहे नहीं कर रहा, KMnO4 जब KMnO4 से Mn2+ बना रहा है, यहां पर Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, गेन।
इसका मतलब इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर KMnO4 क्या है, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है देखते हैं ध्यान से। हमारे पास देखो यहां सल्फर पे देखो कितना चार्ज है, -2। ऑक्सीडेशन नंबर यहां सल्फर का कितना है, -2। यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना सल्फर का, 0। तो बताइए -2 से 0 पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, लॉस। और क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो करवा रहा है इसका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, KMnO4। तो KMnO4 यहां पर हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ गए। यहां पर KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है बच्चे, +7। और जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हो रहा है। नीचे वाली रिएक्शन में भी चेक करो। चलो अब की बार ये SO2 को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, ठीक है, SO2 को। तो देखो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो कितना है, +7। यहां चेक करिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो +2। तो इसका मतलब अब की बार भी कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों का। इसमें बात करिए नीचे वाली रिडॉक्स रिएक्शन में, यहां पर आइए। तो यहां पर कितना है, +7, यहां पर कितना है, +2। अगेन कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों का। तो यहां से हम ये सीख चुके हैं कि जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। कैसा मीडियम होगा बच्चे, एसिडिक। क्योंकि देखो H2SO4 दिखा मिलेगा आपको, देखो H2SO4 है, अगेन H2SO4 है, अगेन H2SO4 है। मीडियम कौन सा है, एसिडिक। तो इसका मतलब जो Mn+7 होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यही इसका एन फैक्टर है, यही क्या है इसका एन फैक्टर। तो याद रखना KMnO4 का एसिडिक मीडियम में जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो उसका एन फैक्टर कितना आएगा, 5। क्यों, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शंस को देखने से हमें पता चल रहा है कि एक Mn+7 से किस में जा रहा है, +2 में। कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों का। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों का। तो बताइए यदि मैं कहूं कि इक्विवेलेंट मास निकालो आप KMnO4 का, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास। KMnO4 का भाई मोलर मास होता है हमारे पास, आप कैलकुलेट कर लेना, 158 होता है, 158 डिवाइड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है बच्चे, 5। तो इसको डिवाइड करना भाई, 5 3 15, 5 एकम 5 3, 5 6 30, तो 31.6 इक्विवेलेंट मास होता है KMnO4 का एसिडिक मीडियम में जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो बशर्ते आपको यह याद रखना भाई किस ऑक्सीडेशन नंबर से वो किस ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, और आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में क्या हालचाल है इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में किस तरह से KMnO4 बिहेव करने वाला, ये रिएक्शन भाई लिखी हुई है, आपको कहीं भी बुक में मिल जाएगी, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। बस ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है वो चेक करो। KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है बच्चे, +7। तो यहां पर Mn बन गया यहां पर, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो +7 से कहां जा रहा है, +4 पे। नीचे वाले में देखो +7, यहां चेक करिए भाई, ये आ गया MnO2, तो +4। अगेन +7 से कहां पर जा रहा है, +4 पे। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर है, 3 इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर है यहां पर। मतलब KMnO4 जब न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो वो अपने आप को कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। खुद का क्या करवा लेगा, रिडक्शन। सामने वाले का क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। तो एन फैक्टर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का रिडॉक्स रिएक्शंस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो चलिए इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास तो क्या था, मोलर मास। अभी पीछे निकाल के मोलर मास कितना था, 158 KMnO4 का। एन फैक्टर कितना है बच्चे, 3। तो इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, वही आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। चलिए प्रोसीड करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगेन अनऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी से बात करेंगे क्योंकि बस हमें बात करनी है कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर हो रहा है
उसी से डिवाइड कर देंगे मोलर मास को, तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास का। आई होप कि आप एन फैक्टर सीख रहे हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किस तरह से निकाला जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। K2Cr2O7 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिएक्शन मैंने लिख दिया, यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, रिडोक्स रिएक्शन है। चलिए क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। क्रोमियम 1 मोल है क्रोमियम का, बिल्कुल है भाई। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना, 7 दूनी 14 में से 2 गया 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर +6। यहाँ पर देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दूनी 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा +3। अगेन यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो बताइए रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है इसका, बिल्कुल हो रहा है भाई, 3 इलेक्ट्रॉनों का गेन है तो रिडक्शन। यहां पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या एन फैक्टर 3 आएगा, तो आंसर आएगा नहीं, एन फैक्टर 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सोचो, ये आप खुद से सोचो। इसका जब 1 मोल लोगे आप, यहाँ पर 1 मोल, उसमें कितने क्रोमियम है, 2 है। इसके 1 मोल में भी कितने क्रोमियम है, 2। तो यदि 1 क्रोमियम +6 से कहां जा रहा है बच्चे, +3 पे जा रहा है, तो 1 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन इसके तो मोलिकुलर फॉर्मूले में कितने क्रोमियम है, 2। यदि 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एन फैक्टर आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो आने वाला है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा एन फैक्टर। तो बताइए इसका रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो ये सामने वाले का क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन। इट मींस ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं भाई हम, एसिडिक मीडियम की इक्विवेलेंट मास, मोलिकुलर मास, ठीक है, इसका होता है 294। आप कैलकुलेट करना घर पे बैठ के आराम से। एन फैक्टर होता है हमारे पास 6, तो डिवाइड करेंगे, करके निकाल ही लोगे आप, इस तरह से निकल जाएगा। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा भाई, ठीक है, 6 पंजा 30, 6 चौका 24, तो 5 6 निमा 54, आई थिंक 49 आएगा। कितना आ जाएगा, 49। तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट मास कितना आता है, 49, और इसका एन फैक्टर कितना आएगा हमारे पास 6। एसिडिक मीडियम में आपको याद रखनी है ये बात, ताकि आप जब आगे हम वीडियोस में प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें आपको चुटकियों में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और 1-2 रिएक्शंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं H2O2 की, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है और बेसिक मीडियम में कुछ इस तरह से ये बिहेव करता है। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चे, -1। भाई आपको याद रखना है कि जो परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। तो यहां पर -1, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो -1 से 0 पे इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। लेकिन इसके फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितनी है, 2। एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, 2। तो यहां पर एन फैक्टर आ गया H2O2 का बच्चे 2। क्या आ गया, H2O2 का एन फैक्टर 2। ठीक है, अब देखिए जो H2O2 यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, देखो -1 से 0 पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन। तो बताइए यहां पर किस एजेंट का काम कर रहा है, चेकआउट भाई। H2O2 का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो बताइए क्या करेगा भाई, -1 से 0 पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन, इसका मतलब सामने वाले का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहां पर कर रहा है। एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। नीचे आइए भैया, एन फैक्टर की वैल्यू अगेन बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बस आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना और कुछ नहीं चेंज देखना। ठीक है, -1 से कहां पर जा रहा है, 0 से। अगेन एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, 2 हो जाएगा। और इस तरह से H2O2 का जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास। भाई H2O2 का मोलर मास देखना कितना होगा, 16 16 32 33 34, तो 34 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 17। तो कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास H2O2 का, 17 आ जाएगा। तो आई होप आप पता कर पा रहे हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका एन फैक्टर किस तरह से निकाला जाएगा और किस तरह से उनका इक्विवेलेंट मास निकाला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें आप। ठीक है, चलिए 1-2 रिएक्शन और हैं, बस वाइंड अप करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइनली देख लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का केस क्या है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH2 मतलब COOH 2 बार, COOH
एंड नीचे COOH, ठीक है। वैसे तो जनरली एसिड की टर्म में देखा जाए, यदि इसको मैं एसिड मान लूं, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि मैं नहीं मानूं इसको, तो बोले कितने H+ देगा ये बच्चे, 2H+ देगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बट जब ये यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कार्बन का, तो यहाँ पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपके पास, वो निकल कर आने वाला है भाई +4। कितना निकल कर आएगा, +4। ऑक्सैलिक एसिड जो खुद है ना, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है हमारे पास, CO2 बना रहा है, CO2। तो इसका मतलब यहां पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा, कैन यू कैलकुलेट फॉर इट, कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सैलिक एसिड में कितना होगा। कैन यू कैलकुलेट ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, C+O दैट इज OH, नीचे बनाए C+O दैट इज OH, गॉट इट। देखिए अब यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी, यहां पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो 2 यहां से गए, एक यहां से, तो +3, 2 यहां से गए, एक यहां से, तो कितना आ गया बच्चे, +3। तो ऑक्सैलिक एसिड में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है बच्चे +3। तो बताइए एक कार्बन +3 से +4 पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने बचे, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों का लॉस कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड की 2 आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो एन फैक्टर के बाद आप क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास। इसका मोलर मास निकाल लेना भाई, 90 के आसपास आएगा, 2 से डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एन फैक्टर की हेल्प से किस तरह से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट मास की हेल्प से और एन फैक्टर की हेल्प से हम आगे पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा आज इक्विवेलेंट मास किस किस की टर्म में, एसिड की टर्म में एन फैक्टर पढ़ा इक्विवेलेंट मास, बेस की टर्म में एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास, सोल्ट की टर्म में एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास। बस एन फैक्टर मेन है, यहाँ पर आपको किस तरह से एन फैक्टर पता करना है, ये सारे तरीके हमने, जितने भी केसेस हो सकते हैं, सारे पॉसिबल केसेस हमने आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं। और एन फैक्टर निकलते ही जस्ट आपको करना क्या है, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। अब चैनल पर पहली बार आपने यदि विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से केमिस्ट्री का बेनिफिट ले सकें। और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहें ज़10 क्लासेस।